इस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने 10 और 10 फैक्टर्स कर लिए थे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, बाकी के फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस क्लास, हम लोग कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और लास्ट हमने किया दैट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। लास्ट वीडियो में जो हमने पॉइंट पढ़ा 10th पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताता था कि हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब इमेजिन करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो आपने 11th में किया था, वहाँ पर आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लिखते थे, इनकम लिखते थे और फिर नेट प्रॉफिट निकलता था। उसी नेट प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट से वो कितना टाइम्स ज़्यादा है। जितना टाइम्स वो ज़्यादा होगा हम उतने ही, हम का मतलब कंपनी उतने ही सेफ कंडीशन में है, मतलब वो डेट इशू कर सकती है उतना ही ज़्यादा। राइट, ये हम पढ़ चुके थे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम या फिर हम ये कहें कि इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं एट दैट टाइम हम बहुत सारे आइटम्स ऐसे लिखते हैं जो कि एक्चुअली में कैश में होती ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ हम वैसे ही लिख देते हैं बट उसकी कैश पेमेंट नहीं करते और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन हम एक एक्सपेंस मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखते थे। याद कीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखते थे जो हमारे प्रॉफिट को कम कर देता था, हालांकि हमारा कैश उसमें नहीं गया, फिर भी हम लोग उसको लिखते थे डेप्रिसिएशन को। तो ऐसे टाइम पर अब सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरेस्ट कवरेज रेशो के साथ ये थी कि ये प्रॉपर नहीं बता रहा है हमें, ये प्रॉपर हमें प्रॉफिट को नहीं बता रहा कि एक्चुअली में हमारे हाथ में कितना कैश है इस टाइम। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, अच्छा एक और भी कमी है, चलो सेकंड और क्या प्रॉब्लम है। सेकंड ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं किया जाता या फिर फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ डेट की ही नहीं होती, बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी एक फ़िक्स्ड रिटर्न दिया जाता है या फिर फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ हम ये कहें कि इंटरेस्ट के कितना टाइम्स ज़्यादा है हमारा प्रॉफिट, तो ये हमें अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि कितना हम उसी के बेस पे हम डेट इशू कर सकते हैं, तो हम गलत हैं। तो इसी कमी को दूर करता है हमारा नेक्स्ट रेशो दैट इज़ डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो। और ये हमें ये बताता है कि जितने भी आपके फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हैं उसको पूरा करने के लिए आपका प्रॉफिट जो कि कैश में है तो वो कितना है, आप उसके कितने ज़्यादा टाइम्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जो कि कैश में है, ताकि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएँ। तो उसने क्या फॉर्मूला दिया, अकॉर्डिंग टू दैट DSCR इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है वो आपका नेट प्रॉफिट में आपको नेट प्रॉफिट को कम नहीं करता। आप याद करेंगे एक बार हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते थे, बट मैं आपको इतना दूर नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि फिर इस वाले टॉपिक से उस टॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता था, तो उसमें उनको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए हम इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल सोर्सेज को हम इंक्लूड नहीं करते थे। राइट, चलिए अगर नहीं भी पता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस पॉइंट में सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, EBIT को ही मैटर लेके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर हम EBIT में प्लस करते हैं इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड ऑल द एक्सपेंसेस जो कि एक्चुअली में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये एक्चुअली में हमारे पास से कैश जाता नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे प्रॉफिट को घटा देता है। तो इसलिए हम इनको वापसी जोड़ते हैं एक प्रॉपर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो EBIT में प्लस करेंगे इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड ऑल दिस थिंग। तो इससे हमें पता चलेगा कि टोटल हमारे पास अर्निंग कितनी है जो कि कैश में है। फिर ये अब हमने फुल फ्लेज किया, देन नेक्स्ट नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड भी पेमेंट करना है, दूसरा इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, और तीसरा
आपके डिबेंचर्स को भी मैच्योरिटी के बाद पेमेंट करना पड़ता है। डिबेंचर्स आपके फुल टाइम के लिए नहीं होते कि फुल लाइफ टाइम के लिए कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए तो वो पैसा आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी देगी। नो, डिबेंचर्स की एक लिमिट होती है 10 और 20 ईयर जो भी है, उसके बाद डिबेंचर्स के पैसों को वापसी करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो वो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के लिए भी आपके पास पैसा है या नहीं, तो वो भी तो देखना चाहिए ना। तो सिर्फ इंटरेस्ट को करने से तो काम नहीं बनेगा ना। तो अब हमने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब इन सब के कंपेयर में आपका प्रॉफिट कितने टाइम्स ज़्यादा है। जितने टाइम्स ज़्यादा होगा उतना ही आप सेफ़ कंडीशन में हैं, मतलब कंपनी सेफ़ कंडीशन में है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो ईज़िली वो डेट इशू कर सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है कंपनी को। लेकिन अगर ये जितना भी कम टाइम्स ज़्यादा है, मतलब कम है DSCR आपका, अगर आपका ये रेशो कम है तो फिर आपको क्या करना चाहिए या फिर कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को डेट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसको इक्विटी इशू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में कंपनी फाइनेंशियल रिस्क पे पहुंच सकती है। पैसा ही नहीं है, पेमेंट कहाँ से करेंगे, रिस्क तो हो ही जाएगा, राइट। तो अब एक लाइन में अगर मुझे बताना है तो DSCR आपका ज़्यादा है, सेफ कंडीशन ऑफ कंपनी इशू डेट। DSCR आपका कम है, सेफ कंडीशन नहीं है कंपनी की, मतलब उसको नहीं पता चल रहा कि प्रॉफिट ज़्यादा गुना नहीं है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है जितना वो पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट वगैरह। तो ऐसे में कंपनी को कम डेट इशू करना चाहिए, इक्विटी पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। क्लियर। देन नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट्स, मतलब मार्केट्स 2 टाइप नहीं होती, कंडीशन 2 टाइप्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इस टाइम स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है, बुलिश या फिर बेयरिश। बुलिश और बेयरिश। बुलिश कंडीशन वो कंडीशन होती है जब स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, बुलिश। बेयरिश जब बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना मंदा टाइम चल रहा है, हम लोगों से सुनते हैं कि बहुत मंदा चल रहा है या बहुत कम बिजनेस चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे बिजनेस बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बेयरिश। अब हमें देखना पड़ता है एक फाइनेंशियल मैनेजर जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या फाइनेंस ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए वो सोच रहे हैं कि मैं डेट इशू करूँ या इक्विटी इशू करूँ, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग क्या लेना चाहते हैं, इन्वेस्टर क्या लेना चाहते हैं, किस में इंटरेस्टेड है, इक्विटी में इंटरेस्टेड हैं या डेट में इंटरेस्टेड है। तो उसी के हिसाब से ही फाइनेंशियल मैनेजर को वही सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए, या तो इक्विटी या डेट। अब एक सिंपल सी कंडीशन सुनो, बुलिश मार्केट, लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, बहुत सारा प्रॉफिट एक बिजनेस अर्न कर रहा है। ऐसे में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट बहुत सारा है, डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स है, वही सीक्वेंस पे आ जाओ। अब आपको सीक्वेंस आपके दिमाग में पूरी तरह से क्राम हो चुका है, रट चुका है, तो अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इमेजिन। यस, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे क्या दिया जाएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट जितना भी होगा एक डेफिनेट रेट होगी, वो लोग अपना इंटरेस्ट लेके सामने से हट जाएंगे। फिर टैक्स दिया जाएगा, और जितना सारा प्रॉफिट बचा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ तो बचा भी बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा बचा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो मज़े ही मज़े। तो ऐसे में इन्वेस्टर इक्विटी को ख़रीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है बुलिश मार्केट है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं कंपनीज, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बचेगा और वो सारा का सारा हमारा होगा। तो ऐसा करते हैं, हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, जो इन्वेस्टर जो होंगे वो सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अब इक्विटी ही खरीदेंगे। तो ऐसे में मैं ये कह सकती हूँ कि बुलिश मार्केट में एक इन्वेस्टर इक्विटी खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। कम टू नेक्स्ट, बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, सब कुछ स्लो चल रहा है, मंदा चल रहा है, बिजनेस बहुत धीरे चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। मोस्टली क्या हो रहा है, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, बेरिश मार्केट। अब हम इन्वेस्टर हैं, आप अपने आप को इन्वेस्टर सोचो
तो आप सोचोगे आपने पैसा लगाना है, आप सोचोगे मैं इक्विटी लूँ या मैं डिबेंचर लूँ, डेट लूँ, तो आप कहेंगे इक्विटी का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, प्रॉफिट होगा, डेट वाले अपना इंटरेस्ट लेके अलग से हट जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत कम हो रहा है, तो क्या हमारे लिए डिविडेंड बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो हमें मिलेगा भी नहीं क्योंकि इतना तो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर नहीं रही है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पर एक इन्वेस्टर सोचेगा मेरे लिए इक्विटी तो बेनिफिशियल नहीं है, डेट ही बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, चाहे बिजनेस लॉस में ही क्यों ना जा रहा हो, कंपनी लॉस में नहीं क्यों ना जा रही हो, फिर भी मुझे मिलेगा, मतलब मेरा रिटर्न डूबने की कोई भी चांस नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टर चाहता है कि अगर बेरिश मार्केट है तो इन्वेस्टर चाहता है कि मैं किस पे पैसा लगाऊं, डेट पे, इक्विटी पे नहीं, क्योंकि इक्विटी में कोई ज़्यादा डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, उल्टा ना मिले ये भी नहीं पता, रिस्क पे भी रहूँगा, लेकिन डेट पे इंटरेस्ट तो 100% मुझे मिलने वाला है, वो तो कंपनी लॉस में रह के भी मुझे देगी, तो ऐसे में मैं सेफ़ रहूँगा और मैं डेट पे क्या करता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल लाइन में बोलूँ तो बेरिश मार्केट होती है तो एक इन्वेस्टर बुलिश मार्केट होती है तो एक इन्वेस्टर इक्विटी में इंटरेस्टेड होता है, तो ऐसे में फाइनेंस मैनेजर को इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। जब बेरिश मार्केट होती है तो एक इन्वेस्टर डेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और फिर एक फाइनेंशियल मैनेजर को डेट इशू करने का डिसीज़न लेना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एक बात सिंपल है, अगर वो उल्टा कर देता है, इन्वेस्टर चाहता है मैं इक्विटी खरीदूं, वो डेट इशू कर देता है, तो फिर इन्वेस्टर खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उसको इशू करने का फ़ायदा क्या है। मेन तो ये देखना पड़ता है ना कि इन्वेस्टर क्या लेना चाहता है। कंपनी बिना सोचे समझे इशू कर देगी, इन्वेस्टर नहीं लेना चाहता, तो फिर फ़ायदा क्या है, पैसे थोड़े मिलेंगे फिर उसके लिए, तो फिर वो तो आपका एक गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इसीलिए एक फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। इन्वेस्टर किसको देखता है, मार्केट को देखता है कि बुलिश है या फिर बेरिश है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि मुझे क्या चाहिए, और उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है कि इन्वेस्टर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, मैं भी वही चीज़ इशू करूँ ताकि उससे मुझे पैसे मिले। राइट, ये चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अरे ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, लाइक आप अपने क्लास में भी पढ़ रहे होते हैं, तो आसपास वालों को ज़रूर देखते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ये कैसे सॉल्व कर रहा है और वो कैसे सॉल्व कर रहा है, आफ्टर दैट मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। फिर वो डिसीजन लिया जाता है, एक से पूछा जाता है कौन सा इजी है, तो तुम कौन सा कर रहे हो, मैं कौन सा कर, वो कौन सा कर रहा है, तो फिर डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही यही है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। आप अपने जैसे अदर कंपनीज का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, मतलब आपके जैसी कंपनीज जो हैं इंडस्ट्री में, एक फाइनेंशियल मैनेजर वो भी देखता है कि उन्होंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, मतलब कितना इक्विटी इशू कर रखा है और कितना डेट पे वो डिपेंडेंट है। फिर उनको थोड़ा बहुत सोचता समझता है और फिर वो देखता है क्या वो कैपेबल हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनी सही चल रही है, तो मैं भी उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने की सोच सकता हूँ। तो नेचुरली बात है, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को अपने आसपास की कंपनीज जो कि उसके जैसे हैं वैसे उनका क्या देखना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके हिसाब से भी डिसीजन लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइक हमें पता है कि जो भी डिसीजंस हैं या जो भी ये ये इशू सिक्योरिटीज़ इशू करना है, इन सब पे कंट्रोल कौन कर रहा है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के अपने रूल्स होते हैं, नॉट ओनली दैट कंपनीज एक्ट 2013 में भी रूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है अपनी मर्जी आई तो डेट इशू कर दिया, अपनी मर्जी आई तो इतने का इक्विटी इशू कर दिया, नो, रूल्स हैं, आपको क्या करना चाहिए, उन रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, कंपनीज एक्ट 2013 में जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कितना इक्विटी या फिर कितना डेट इशू करना है, क्योंकि वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उनको बिना दिमाग में रखे हुए आप चीज़ों को या फिर अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर फिनिश ख़त्म हो गया।
और नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे, आई थिंक लास्ट 2 टॉपिक्स आपके रह गए हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम, एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज अकम्प्लिश्ड। ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और लास्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही, तो आप मुझसे पूछेंगे ये चीज़ें क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे क्वेश्चंस, और मैं उसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगी। और अभी आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।